हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट क्लास है किसकी? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर हमने डेंसिटी पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने वैलेंसी, और देन 4 नंबर जो आपकी जो टॉपिक था वो था एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई जो टॉपिक था उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि कौन कौन से टाइप की रेडियाई होती है, जैसे कि कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई, और साथ हमने पढ़ी आयनिक रेडियाई के बारे में। उस आयनिक रेडियाई के अंदर हमने कुछ क्या पढ़ा, हमने पॉजिटिव के बारे में, एनायन के बारे में, और साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आई थिंक पूरी क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं। तो आज की क्लास में हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, दोनों को ही। कौन कौन सा? पहला तो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। देखो, डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। दोनों के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों क्या है? अपोजिट है एक दूसरे की। कैसे कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, सपोज करो, मान लो यहां बात करता हूं देखो इधर मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, मान लो ए है। ए को मान लो मैंने कोई एनर्जी, मान लो यहाँ पे कोई एनर्जी लिख दी मैंने, मैं बताऊंगा क्या होता है, एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो यहां से मान लो एक इलेक्ट्रॉन को, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वो तो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि मान लो ए किसमें चल जाएगा? A+1, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मतलब कोई भी एक एलिमेंट हो या एटम हो या आयन हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं। मान लो कोई भी मेरे पास क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज हो या फिर आयनिक स्पीसीज हो, उस आयनिक स्पीसीज में या न्यूट्रल स्पीसीज में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, ध्यान रहे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? A-1 बन जाएगा। तो पहला जो स्टेप, मतलब कोई न्यूट्रल एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस मिल जाएगा। ये तो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले वाले केस में तो क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक की तरह बिहेव करता है, एक्सोथर्मिक की तरह बिहेव करेगा। जबकि अगर मान लो A-1 के अंदर इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कैसे बिहेव करता है? ये एंडोथर्मिक की तरह बिहेव करता है। यहाँ क्या आ जाएगा? A-2 मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, तो मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है? हमेशा सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, चाहे IE1 की बात करूं, IE2 की बात करूं या IE3 की बात करता हूं। चले करते हैं हम अपने टॉपिक की स्टार्ट। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। देखो क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। तो देखो क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इन इट्स गैसेज स्टेट, उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब कोई भी गैसेज एलिमेंट है, मान लो ये कोई एक्स एलिमेंट है, किस फॉर्म में है? मान लो सपोज गैसेज स्टेट में है, यहां से इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को मुझे रिलीज करना है तो क्या बनेगा? यहाँ पे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो चार्ज कौन सा आता है? प्लस आता है, क्योंकि वो किसको डिफाइन करता है? वो डेफिशिएंसी को डिफाइन करता है। तो मतलब कोई भी गैस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। और जो निकलने वाली जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, पहली बात आपको समझ आ गई कि मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इज नोन एज, क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। सेम एग्जांपल यहां दिया हुआ है, ध्यान रहे। एक और चीज आ गई, वंस द इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द एटम और मोलिक्यूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेम एटम और मोलिक्यूल, थस द इक्वेशन चेंज है। मतलब क्या होता है? थोड़ी इक्वेशन चेंज होती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो आगे वाला, इक्वेशन चेंज है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज चेंज। मतलब क्या है? देखो
पहले केस ये वाला है, मतलब माना कि मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट था, इसमें से मैंने कौन सी दी, आई ई एनर्जी दी, मतलब कैसी है रिएक्शन एंडोथर्मिक, मतलब पॉजिटिव, हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जो देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा x+1 और क्या बाहर निकल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक, इसको बोल दिया एनर्जी, क्या बोल दी मैंने, IE1। मान लो मैं इस एलिमेंट को वापस यहाँ लिख देता हूँ x+1। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मुझे देनी पड़ रही है, तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज कौन सा आ जाएगा इसके ऊपर, +K2, बाहर क्या निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। सपोज मैं वापस यहाँ ले लेता हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा x+K2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो जाएगा, x+2 के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा x+K3, यहाँ क्या आ जाएगा 3, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर दिया अपने, रिलीज कर दिया। तो ये था कौन सा कॉन्सेप्ट अपने पास, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का तरीका। ठीक है, चले आगे की ओर चलते हैं इसके अंदर। तो इसका अगर मान लो बात करना चाहो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो देखो किसी भी अगर मान लो न्यूट्रल एलिमेंट में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी रहता है। मान लो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और मान लो अगर कंडीशन आगे कहां पे, पहले 2+2 है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना होगा तो और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या आ गया अपने पास ऑर्डर, क्या आ गया, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 और IE2 ग्रेटर देन IE1। तो ये ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक, आई थिंक बुरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। देखो पहला क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लास्ट वाली क्लास में, इससे पहले जो लास्ट वाली क्लास थी उसके अंदर हमने, या उससे पहले वाली क्लास में इसको हमने डिटेल स्टडी कर लिया था। मान लो कोई बच्चा अगर मान लो मुझे आज देख रहा हो और मुझसे आज से पहले उसने मुझे कोई देखा नहीं, तो मैं इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई मतलब बता देता हूँ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो देखो मान लो ये क्या है, मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में सेंटर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या था, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो घूमते रहेंगे तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम बोलते हैं। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक और तुम्हें बता दूं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं 3 एलिमेंट की, जैसे कि मान लो मैं बात करूंगा बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। अगर मान लो तीनों की साइज समान है, सेम साइज है तीनों की, और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सपोज मान के चलो, एक एग्जांपल की बात करता हूं। तो क्या हो जाएगा, यहां मान लो +3 चार्ज है, यहाँ +4 चार्ज है, यहाँ +5 चार्ज है। अब आप खुद सोच सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को +3 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या +4 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या +5 अट्रैक्ट करेगा। हम जानते हैं +5 चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैं से लिख दूं, जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज जो एटम की जो साइज है, साइज क्या होती है, कम होती है। लेफ्ट राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा करेगा तो क्या होगा, उसको सिकोड़ लेता है। ठीक, चले आगे। अब यहाँ क्या काम है आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो ध्यान रखें यहाँ क्या काम है इसका, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके जेड इफेक्ट के। इसका मतलब लेफ्ट राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, कम होगी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होती है। पहला केस तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब रिलेट कर रहे हैं। तो मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो क्या बढ़ेगा, क्यों बढ़ती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज क्या होती है, कम होती है। चले वापस दूसरा देखो, शिल्डिंग इफेक्ट। तो यहां क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट लगता है अप टू डाउन पे। क्या लगेगा, अप टू डाउन, मतलब कहां लगेगा, ये तो लगेगा पीरियड की बात करूंगा, और ये किसकी बात करूंगा, मैं ग्रुप की बात करता हूं। ये क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप में मैं बता दूं क्या होता है अप टू डाउन चलने पर, अप टू डाउन चलने पर शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि ये बढ़ेगा, देखो मान लो ये है,
अगर मान लो ये एलिमेंट है, इसके ऊपर एक और शेल आ गया तो साइज अपने आप ही बढ़ गया ना। मान लो ये लिथियम था, ये कौन सा हो गया, सोडियम हो गया। तो अगर शेल नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है किसके लिए, शिल्डिंग इफेक्ट के लिए। तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करेंगे तो दूसरा क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, साइज ऑफ एलिमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो साइज ऑफ एलिमेंट बढ़ जाती है तो क्या होता है इसके अंदर ये क्या होता है इसके, मैं लिख दूं यहाँ पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, शिल्डिंग इफेक्ट के। मतलब अगर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, IE क्या होता है, डिक्रीज होता है। जेड इफेक्ट तो बढ़ेगा, IE बढ़ेगा, और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो IE क्या होगा, डिक्रीज होता है, कम होता है। चलें दो केस आपको अच्छे समझ आगे होंगे, चलते हैं तीसरे केस की और देखो आगे। अगला देखो एटॉमिक साइज, मैंने पहले ही वहीं क्लियर कर दिया क्या होता है एटॉमिक साइज। तो यहाँ लिख दूं मैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। ठीक, मतलब क्या होता है, साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल बात करता हूँ, ट्रेंड्स बात करता हूँ। ट्रेंड्स क्या है, मान लो लेफ्ट टू राइट, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पीरियड की बात कर रहा हूँ। पीरियड में क्या होता है, हमें सबको बच्चे से पता है कि पीरियड में जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है, जिससे क्या होता है, साइज कम हो जाता है। और मुझे मैंने बताया साइज कम हो जाएगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि अगर मैं बात करता हूं अप टू डाउन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपको पता है ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो ग्रुप में क्या होता है, क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट लगता है। अगर शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साइज इंक्रीज होगा तो अपोजिट क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, अपने समझ आ गया होगा। लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, साइज घटेगी, IE बढ़ेगी। ठीक, जबकि अप टू डाउन चलने पर ग्रुप के अंदर क्या होता है, इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलते हैं फोर्थ अपना, हाफ फेल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कुछ अच्छा टॉपिक है, समझने की हमें नीड है, समझना पड़ेगा हमें। क्या होता है देखो कि इससे पहले जो वाली क्लास थी अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की, लास्ट वाली क्लास, उसमें मैंने बताया था अच्छे से कि हाफ फील्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन थे कितने, मैंने 2 रीजन बताए थे। एक तो सिमेट्री के बेस पर, दूसरा मैंने कौन सा बताया था, एक्सचेंज एनर्जी के बेस पे। ठीक है, तो वही केस मैं यहाँ बात करूंगा। कैसे, जैसे कि मान के चलो मेरे पास मैंने ले लिया यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2p1, इसका कितना हो गया 2p2, इसका कितना हो गया 2p3, और ये क्या हो गया 2p4। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, हाफ फील्ड है। क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे हाफ फील्ड है। तो जब भी कोई चीज, मतलब जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है तो मतलब क्या होता है, वो स्टेबल होता है। और कोई भी चीज अगर स्टेबल होगी, हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल होगी तो स्टेबल होने के बाद क्या करेगा, अगर वहां से क्या होता है, डेफिनेशन क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, डेफिनेशन ये है कि किसी भी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अगर मैं स्टेबल किसी ऑर्बिटल है मेरे पास, उस स्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो मुझे दूसरे जो मतलब अनफिल्ड है या मतलब जो अनस्टेबल जो ऑर्बिटल है उससे ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उसमें क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये मतलब क्या है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि जो हाफ फील्ड होते हैं और जो साथ में फुल्ली फील्ड होते हैं ऑर्बिटल, उनमें क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जब स्टेबल होंगे तो अगर मुझे इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो क्या होगा, मुझे मोर एनर्जी रिक्वायर होगी। क्या होगी, मुझे मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए क्या होता है, IE इनके ज्यादा होता है दूसरे ऑर्बिटल के कंपैरिजन। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं इन चारों की बात करता हूं, आगे और एक और बात करता हूं। देखो आगे कौन सा दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट और दिया हुआ है। चलो इसकी बात भी कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था। एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल ये था कि मान लो कोई
मतलब कोई गैसेज एलिमेंट है, उसमें से कोई मैंने एनर्जी दी IE1, तो क्या बन गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर तो प्लस आ गया। मैंने सेकंड ये लिया x+1, यहाँ लिखा मैंने IE2, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने x+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले केस में क्या कर दिया मैंने x+2, और यहाँ क्या दे दिया मैंने IE3 लिख दिया, क्या आ गया यहाँ पे x+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ कहने की बात ये है कि अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन मुझे रिलीज करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो हमें क्या होगी, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अभी क्या बताया, इसका ऑर्डर भी लिखा। ऑर्डर क्या लिखा, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 और IE2 इज ग्रेटर देन IE1 मैंने एनर्जी लिखी। तो हमने यहां पे इसका क्या कर दिया, एक ट्रेंड बना दिया। ट्रेंड क्या बना दिया, देखो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या लिख दिया इसका अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। तो ज्यादा, मान लो आपके पास क्या है, आपको खाना खाने जाना है, मान लो कहीं पे होटल के अंदर, सपोज वो खाना 500 रुपये में मान लो आया, आपके पास मान लो 550 या 600 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं, सपोज एग्जांपल मान के चलते हैं। कितने पड़े हैं आपके पास, माना कि 600 रुपये आपके पास पड़े हैं, तो क्या आपका 500 खाना होने के बाद वो जो 50 रुपये है, मान लो कोई गरीब आदमी वहाँ पे खाना खाने आया, उसके पास 50 रुपये घट रहे हो या कम पड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको 50 रुपये डोनेट कर दोगे या दे दोगे उसको। तो जब उसको दे दोगे तो क्या हो गया, क्योंकि क्यों दोगे, क्योंकि आपके पास वो ज्यादा है, आपको क्या है, लिमिटेड अमाउंट में खाना मिल गया, जबकि उसका आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा था, वो आपने क्या कर दिया, तो उसको दे दिया। तो वही केस किसके साथ होता है, नेगेटिव साथ होता है। मतलब क्या होता है, नेगेटिव के पास पहले से ही बहुत इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट, वो क्या करता है, डोनेट करता है। अब देखो सबसे बड़ी बात, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनों का देना और लेना क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा हमेशा। तो इसके एक कॉन्सेप्ट है, ये है कि सब चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। आप भी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे साथ, तो इसके क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि मैं एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाऊं, मान लो MBBS में पहुंच जाऊं या 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लूं। सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, एलिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बनाते हैं, ताकि ये स्टेबल हो जाए। सब दुनिया के अंदर सब क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होने के लिए काम कर रहे हैं। चले आगे चलते हैं इसके बाद। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, 5 फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लिए। मैं सबको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं क्या क्या। पहला तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्ट। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा क्या पढ़ा अपन ने, तीसरा क्या पढ़ा अपन ने, हाँ, साइज। चौथा क्या पढ़ा अपन ने, चौथा पढ़ा अपन ने हाफ फील्ड और फुल फील्ड। और पांचवा क्या पढ़ा अपन ने, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, हमने ये 5 पढ़े। तो सिंपल सी बात बता दूं कि जेड इफेक्ट इसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज की बात बताऊं तो क्या करता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में IE प्रोपोर्शनल होता है इसके पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज के आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो आप आराम से IE वाले क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन पढ़े, मतलब फैक्टर पढ़े। अब क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है, देखो पहला मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसको समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। माना कि ये पीरियोडिक टेबल थी हमारे पास, ऐसी थी पीरियोडिक टेबल, देख पढ़ा है, आप सबने देखा भी होगा। तो इसमें मैंने क्या बताया था, पहले इसमें मैंने ये बताया था कि ये वाला जो एरिया है यहां से यहां तक का, इसमें सब में क्या आता है, मेटल आते हैं। और ये वाला जो एरिया है इसके अंदर क्या आते हैं, नॉन मेटल आते हैं। इसमें तो क्या आएगा, मेटल, इसमें क्या आएगा, नॉन मेटल आते हैं ये वाले एरिया में। तो अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, मतलब किसी पीरियड के अंदर क्या चलता हूं, लेफ्ट टू राइट चलूंगा,
तो मेटल से कहां जाऊंगा, मैं कहां पहुंचूंगा, नॉन मेटल पहुंचूंगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर जो नॉन मेटल है या नॉन मेटलिक कैरेक्टर है वो होंगे, क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब ये कब बढ़ेंगे, जब ये बढ़ते हैं। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होती है, कम होती है। आई क्या होता है, बढ़ता है। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं अप टू डाउन के बारे में, ये तो हो गए पीरियड के बारे में कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, मैं बात कर रहा हूं ग्रुप के लिए, मतलब अप टू डाउन की बात कर रहा हूं। तो हम जानते हैं कि अप टू डाउन चलने पर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। आई क्या होगा, घटेगा। तो आई घटेगा तो मेटल नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो मतलब कौन से बढ़ेंगे, यहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। मेटलिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये बढ़ेंगे। तो मतलब कहने की बात ये है, लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जबकि अप टू डाउन चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पूरा सार क्या निकलेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सार लिख देता हूँ। यहाँ पे सार ये है कि जो आई है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉन मेटलिक कैरेक्टर के, जबकि इनवर्स किसके होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर के। तो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं इसके लिए कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, नाम से कुछ फॉर्म दिया हुआ है, क्या है, इन पीरियड टेबल मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। तो देखो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बढ़ती है तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एस ब्लॉक, तो सबसे कम तो इसकी होगी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ए ग्रुप की मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है पूरी पीरियड टेबल के अंदर। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनर्ट गैसेज की। क्यों होगी साहब, देखो इसके अंदर क्या है, इनर्ट गैसेज की इसलिए होती है क्योंकि ये क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होते हैं। और मैंने पहले बताया कि जब भी कोई फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो क्या होता है, सबसे ज्यादा पूरी पीरियड टेबल के अंदर इनर्ट गैसेज की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि कोई एलिमेंट के बारे में पूछ ले, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है पूरी पीरियड टेबल के अंदर, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सीजियम की होती है। पूछे कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो साहब आपके लिखोगे हीलियम लिखोगे। और हाईएस्ट मेटलिक नेचर किसकी होती है, साहब आप क्या लिखोगे, सीजियम की लिखोगे। मेटलिक कैरेक्टर ने बताया था लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटल बढ़ते हैं, तो मतलब मेटलिक कैरेक्टर तो घटेंगे, तो घटेंगे, और अप टू डाउन चलने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सीजियम का मेटलिक कैरेक्टर पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा होता है। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में, पहला मेटलिक और नॉन मेटलिक के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ध्यान रहे इसमें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या होता है कि कोई भी एक मटेरियल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड को क्या करता है, प्रमोट करता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सेम रिड्यूसिंग नेचर इसका अपोजिट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या होता है, रिड्यूस करने की अगर पावर दिखाता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रिड्यूसिंग नेचर की। तो इसमें मतलब कहने की बात यह है कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगी, बढ़ेगी, तो आई क्या होगी, बढ़ती है। जबकि अप टू डाउन की अगर मैं बात करता हूं तो अप टू डाउन में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, यहाँ पे बढ़ती है, तो आई क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। अप टू डाउन चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। सपोज मैंने एलिमेंट ले लिया, मैंने पूछा आपको मैग्नीशियम और बेरियम में से किसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होती है, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर वाले की, मतलब ऑक्सीडाइजिंग इसकी ज्यादा होगी। और मतलब अगर मैं बात करता हूं किसी रिड्यूसिंग पावर नहीं ज्यादा होगी, तो मतलब क्या बोलोगे आप, बेरियम की बोलते हो, कंपैरिजन टू जो भी है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे भी अप्लाई करके देखना है क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। आगे चलते हैं हम, एक फॉर्मूला है याद रखना है कि अगर मान लो किसी कोई एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर मान लो उसकी आईपी की वैल्यू, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर
11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम होती है, तो क्या हो जाएगी, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर मान लो किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है तो उसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, स्टेबल होती है। मान लो एग्जांपल लेता हूँ, मैं प्रॉपर नहीं बता रहा, मान लो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। माना कि मेरे पास क्या है, मैग्नीज है, मैग्नीज +2 भी शो करता है, मैग्नीज +7 भी शो करता है, ठीक, +7 भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर इस मैग्नीज की आईपी की वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आती है तो स्टेबल क्या मानेंगे हम, Mn+7 मतलब मैक्सिमम वाली। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर आईपी की वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा प्राप्त होती है तो क्या मानेंगे, इसकी हम लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल मान लेते हैं। ये है कैलकुलेशन होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे, डीपली चल जाएगा उतना। चले आगे, अब आगे देखो एग्जाम्पल देखो कैलकुलेट सेकेंड आईपी ऑर्डर इन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो मैं पूरा एक बार वापस सिंपल सा एक बार वापस बता दूं कैसे करना है अपने को। देखो आईपी की अगर मान लो आयनाइजेशन एनर्जी की आपका क्वेश्चन आया तो आप आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलोगे कि किसी भी गैसेज एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर मान आयनाइजेशन एनर्जी 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, तो हमें ऑर्डर की बात करूंगा तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर IE3 ज़्यादा होता है IE2 से, और IE2 ज़्यादा होता है किससे, IE1 से। ये तो बात समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर फैक्टर्स पढ़े। तो फैक्टर पहला पढ़ा हमने कौन सा, कि जेड इफेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा क्या पढ़ा अपन इसके अंदर, हमने पढ़ा शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, मतलब IE बढ़ेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब अप टू डाउन चलने पर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो IE क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा। तीसरा क्या पढ़ा हमने कि साइज जो होता है वो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब IE बढ़ेगा तो साइज घटेगी। और चौथा क्या पढ़ा अपन ने इसके अंदर चौथा पढ़ा अपन ने हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कौन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब हाफ फील्ड या मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड अगर कॉन्फिगरेशन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्या होती है, इसकी IE क्या होती है, ज्यादा होती है। चले 5 अपने क्या पढ़ा, 5 पढ़ा अपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या बताया दिया कि IE प्रोपोर्शनल होता है इसके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थे इसके फैक्टर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके एप्लीकेशंस पढ़े। तो इसके एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन पढ़ा कि IE होता है जो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ा साहब हमने, दूसरा पढ़ा अपन ने इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो IE क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर के या ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर के, ठीक। और जो थर्ड वाला पॉइंट था वो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा कि अगर मान लो किसी एलिमेंट के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी कम आ रही है तो उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है। और मान लो किसमें 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा प्राप्त हो रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, उस वाले केस के अंदर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। तो हमने अब तक ये पढ़ लिया है। अब चलते हैं आगे की ओर, एक और स्लाइड ले लिया है ताकि मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। हमने एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया यहाँ पे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से सेकंड IP का ऑर्डर निकालना है हमें, ठीक है, सेकंड IP। तो पहले फर्स्ट IP का निकालते हैं। देखो फर्स्ट IP क्या होती है, देखो मैं बता दूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी बात कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं एक ही चीज है ना। तो क्या होता है, मान लो ये कोई एलिमेंट था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो हमें क्या निकालना पड़ा, हमने इसकी IE1 लिख दिया। अगर प्लस है उसमें से हमने एक और इलेक्ट्रॉन वापस बाहर निकाल दिया तो ये हो गया कौन सी, इसकी IE2 की बात करूंगा, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2p2, 2p3, 2p4 और ये क्या हो गया आपके पास, 2p5। ये हो गया क्या अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिख दिया। अब ध्यान क्या रखना है, हम जानते हैं कि ये किसका है, एक पीरियड है। तो पीरियड में होता क्या है, पीरियड में होता है लेफ्ट राइट चलने पर IE क्या होती है, बढ़ती है। जितने भी फैक्टर हमने पढ़े हैं सबको कंबाइन करके चलेंगे। तो ये पीरियड की बात कर रहा हूं, तो हमें पता है कि लेफ्ट राइट चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पहले सबसे पहले क्या कंसिडर करना है कि कोई हाफ फील्ड या
अनफुलफिल्ड इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है क्या, तो सारे के सारे P हैं, तो P में क्या होता है, जो 2p3 है क्या होता है, हाफ फिल्ड है, तो मतलब क्या करेगा, इसका कंपैरिजन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिए, हमें इसको उठा के यहाँ नहीं लाना ऑर्डर के अंदर, हमें क्या करना है, इसको कंसीडर कैसे करना है, ये किसका ऑर्डर निकाल रहे हैं हम, IP1 निकाल रहे हैं फिलहाल, या IE1 निकाल रहे हैं, एक ही बात है। तो ये क्या करेगा, अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो क्या करेगा, एक स्टेप आगे को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमें पता है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट चलने में फ्लोरीन लास्ट में आता है। तो क्या हो गया ऑर्डर इसका, फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। ये क्या आ गया आपके पास, IP1। अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सीजन को इधर क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड था, ये एक स्टेप आगे जा सकता है, एक स्टेप वापस क्या करता है, घूम के वापस इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन को क्या करता है, रिप्लेस कर सकता है। तो ये ऑर्डर हो गया। अब मान लो इसमें से क्या हो गया, ये IP1 के बाद मैंने क्या लिखा है, IP1, तो यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, तो यहाँ कितना आ गया, 2p1, यहाँ कितना हो गया होगा, आ गया होगा 2p2, यहाँ कितना आ गया होगा 2p3, और ये कितना आ गया होगा यहाँ पे 2p4। अब क्या निकाल रहे हैं हम इसके अंदर, हम निकाल रहे हैं सेकंड IP। तो हमें पता है, देखो मैं वापस बता दूं, हमें पता है कि कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो पहले हाफ फील्ड कौन सा दिख रहा है, 2p3 हाफ फील्ड दिख रहा है, तो क्या करेगा, एक कदम आगे चल जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर चेंज कर देगा, किसको, फ्लोरीन को आगे शिफ्ट कर देगा। तो ऑर्डर क्या गया इसका, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या गया, कार्बन। ये क्या गया आपके पास, IP2 का ऑर्डर आ गया है। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, जो भी एलिमेंट आपको गिवन है उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, उसमें से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाफ फील्ड है, कौन सा फुल फील्ड है। अगर हाफ फील्ड होता है तो क्या करेगा, एक स्टेप आगे वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्लेस करके उसकी पोजीशन गेन कर लेता है। तो पहले वाले में ये किया मैंने, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। और सेकंड IP के अंदर इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेना है, और क्या बचता है, जो बचता है उसमें से हाफ फील्ड आइडेंटिफाई करके हमें ऑर्डर को आगे शिफ्ट करके ये निकाल लिया मैंने। ठीक, आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो दो एग्जाम्पल मैंने और लिए अलग टाइप के, देखो क्या होता है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट गिवन बिलो द कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने होते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, तो हमें मान लो IP1 दिया हुआ है 1000 है, IP2 कितना है 1200 है, IP3 2700 है, और IP4 कितना है 2900 है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है कि ये आइडेंटिफाई करना होता है कि IP में वैल्यू एकदम से कहाँ बढ़ी, उससे पहले वाले एलिमेंट को हमें क्या करना है, उसमें जितनी वैलेंसी आ सकती है उसको कंसीडर कर लेना होता है। देखो यहाँ 1000 से 1200 में डिफरेंस कितने का आया, ओनली 200 का। 1200 से 2700 के बीच में डिफरेंस कितने आ गया, 1500 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1500 का डिफरेंस एकदम से बढ़ गया, तो मतलब IP3 से पहले वाला IP2 की बात कर रहा हूं। तो IP2 में वैलेंसी कितनी होती है, प्लस के 2 आती है। कैसे आती है मैंने बताया था अभी, x+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, x+1 x+2 और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां IP2 तो आ गया, कितने आ गई, तो प्लस के 2 आ रहा, मतलब इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो आंसर कितना हो गया इसके अंदर, सेकंड वाला। ठीक, चले आगे की ओर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। चलें एग्जांपल नंबर 3 और देखते हैं। द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट वैल्यू गिवन है, इसमें ये पूछ रहा है कि इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जो इसको फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस देखना है, डिफरेंस हमें डिफरेंस चेक करना है। 260 से 320 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 320 से 4540 इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 540 से 1250 में डिफरेंस लगभग डबल आ गया। जब डबल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे जहां डबल आ रहा है उससे पहले वाले हमने क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। तो IP3 कब आएगी, जब +3 चार्ज हो जाएगा। अब इनमें से +3 चार्ज किसका होता है, हमें पता है एल्यूमिनियम का होता है। तो यह क्या हो गया हमारे पास, फाइनल आंसर एल्यूमिनियम हो गया। मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या कंसीडर करना होता है कि एकदम से IP में कहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो जहां इंक्रीज होगा उससे पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितनी वैलेंसी उसकी होती है, वो हमें कंसीडर करके आंसर निकाल लेना होता है। तो चलते हैं आगे की ओर। ये सब तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्यों, क्योंकि पहला इसके अंदर एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर एंडोथर्मिक होता है। बताता हूं एक को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम टू फॉर्म एन आयन। और क्या बनना था, ये एनायन बनना था, वो क्या बनना था, कैटायन बनना था। चलें मैं यहाँ बात करता हूँ। मान लो मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है x, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास x-1। इस वाले केस में क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने
यहां मैंने लिखा है ई लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको ये दूसरा नाम भी है। तो चले आगे। तो ये वाला केस क्या होता है, इसके अंदर ये होता है एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना है आपको कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि इस वाले केस में क्या होता है, पहले वाले में जब भी कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा तो उसमें से एनर्जी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरा लेना चाहूँ x-1, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो ध्यान रखें पहले से माइनस है और ये भी क्या है, माइनस के रूप में जुड़ेगा। तो माइनस माइनस एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करेंगे तो फिर भी हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी की देनी पड़ेगी। अब निकलेगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब दूंगा तो क्या आ जाएगा, x-2। तो ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक टाइप की होती है। अब चाहे x-2 में और इलेक्ट्रॉन जोड़ने हो तो सारे सारे स्टेप कौन से होंगे, एंडोथर्मिक टाइप के होते हैं। तो हमें क्या याद रखना है इस वाले केस के अंदर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो तो उसमें वो वाली रिएक्शन तो होगी एक्सोथर्मिक टाइप की। उसके बाद मान लो मैं E2, E3, E4 निकालना चाह रहा हूं तो वो सब कैसे होगी, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पहला केस तो ये बिल्कुल नोट डाउन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे दूसरा, सेम केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको पहले डिटेल से पढ़ लिया होगा आपने, तो मैं इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं लूंगा, इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, जेड इफेक्ट के साथ। मतलब कंसीडर ये हो गया कि अगर जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। सेम शिल्डिंग इफेक्ट की बात करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, शिल्डिंग इफेक्ट के। मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैं सारा एक साथ बता दूंगा अभी पूरा ना। चले और आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, थर्ड वाला क्या है, एटॉमिक साइज। तो यहाँ लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, साइज की। मतलब जो हमने इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा है वही सब कुछ यहाँ पे है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कौन सा आ गया आपके पास, फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर मैं अलग से बताना चाहूंगा। तो देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो इधर मैं ले लेता हूँ एक और क्लास, देखो स्लाइड ले लेता हूँ। देखो इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर की बात, डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक, पहले स्टेप में तो ये रहेगा, लेकिन उस दूसरे स्टेप में डेफिनेशन अपोजिट हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इन एनी एनायन फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखना है अपने को, वो बात करनी है। ठीक, आगे फैक्टर की बात करा। फैक्टर की कौन कौन से होते हैं फैक्टर, मैंने बता दिया है इसके अंदर। पहला होता है जेड इफेक्ट, प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। मतलब कहने की बात ये है कि लेफ्ट टू राइट, अब देखो जेड इफेक्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लगेगा, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियड के अंदर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट घट जाएगा। शिल्डिंग इफेक्ट चलो कैंसिल छोड़ देता हूँ। साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साइज कम क्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ कर दिया पूरा। दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट की बात करता हूँ। शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। कहने की बात ये है, किसकी बात करूंगा, अप टू डाउन की बात कर रहा हूँ। अप टू डाउन बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, शिल्डिंग अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, इसके अंदर बढ़ जाती है। और साइज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस क्या आएगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अंदर डिफरेंस आता है। तीसरा बात करूंगा किसकी, साइज की। तो साइज की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस क्या होता है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घट जाती है। ठीक, और फोर्थ क्या पढ़ा अपन ने, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी में बताया था कि एक स्टेप आगे चल जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। चलते हैं एग्जांपल की ओर, देखें क्या है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। देखो फॉर इनर्ट गैसेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो। देखो क्यों होता है, जीरो क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात एक ही है, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। स्टेबल इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों, मान लो आप में से किसी के पास
क्या है, इजीली का सब्सक्रिप्शन ले लिया मान लो आपने, या इजीली से आप कोचिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप इजीली से तैयारी कर रहे हो तो आप दूसरी कोचिंग के वीडियो क्यों देखोगे, नहीं देखोगे। या मान लो आप दूसरी कोचिंग में तैयारी कर रहे हो तो दूसरी कोचिंग के आप वीडियो देखोगे, नहीं देखोगे। नोट्स लोगे, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपके पास पहले सफिशिएंट मैटर अवेलेबल है, तो दूसरी चीज देखने का सवाल ही पता नहीं होता। इसलिए क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं तो जीरो होती है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? हेलोजेंस के ग्रुप की होती है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोड बाय किसके द्वारा होती है? क्लोरीन के द्वारा दिखाई जाती है। सबसे ज्यादा किसके द्वारा दिखाई जाएगी? क्लोरीन के द्वारा दिखाई जाएगी। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? हेलोजन की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लोरीन तो मतलब हेलोजेंस कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमने ये पढ़ा है अभी जस्ट, आप सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे कि जस्ट अभी हमने ये पढ़ा है कि अप टू डाउन चलने पर IEA के मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? घट जाती है। तो जब घटेगी तो फ्लोरीन होना चाहिए ना आंसर। क्लोरीन क्यों आ रहा है? तो क्लोरीन इसलिए आ रहा है, क्वेश्चन में लिख लिया मैंने, व्हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो ध्यान रखिए क्या होता है मान लो ये फ्लोरीन है और मेरे पास ये क्या है? क्लोरीन है। ये फ्लोरीन है, मेरे पास ये क्या है? क्लोरीन है। तो देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना है, ये क्या है मेरे पास? फ्लोरीन है, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो मान लो मुझे इस पे 2-5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, तो इसमें क्या होता है? साइज क्या होती है इसकी? छोटी होती है, ये स्मॉल होती है। साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है? इस पे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ नहीं पाते या ऐड नहीं कर पाते इसके ऊपर। जबकि क्लोरीन की साइज क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो साइज ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए बहुत सारे क्या होती है हमारे पास? साइट्स अवेलेबल होते हैं। तो जब साइट्स अवेलेबल होंगे तो क्या होगी? इसीलिए पूरी टेबल के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई। चलिए लास्ट स्लाइड, लास्ट आपके जो क्या है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन। एक मैं बताता हूं, एक आप करना। तो चलिए बात करता हूं इसके लिए। देखो इधर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है? देखो हमें पता है क्लोरीन सबसे ज्यादा होती है, तो इसको क्या करना है? ऐसे कंसिडर करोगे आप। कैसे करोगे? ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर, सल्फर के नीचे, और इधर क्या आता है? फ्लोरीन, और इसका क्या आता है? क्लोरीन। तो कंसिडर कैसे करना है? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो ऑर्डर क्या हो गया? क्लोरीन, देन फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर किसका आ गया? ऑक्सीजन का। क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट राइट चलने पर तो इंक्रीज होगी, लेकिन ऊपर वाले की साइज छोटी होती है, नीचे वाली साइज थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। इस वजह से क्या होता है? ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज होता है। ठीक, आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। चलते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से। तो इसको मैं एक छोटा सा रूप में बताता हूँ। जैसे कि मान लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से आपको क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप पूरा निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2p2, 2p3 और 2p4। हमें क्या निकालना है? सपोज हमें निकालना है EA1 निकालना है। ठीक, तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाफ फील्ड कौन सा है। तो हमें पता है नाइट्रोजन यहाँ फील्ड, तो क्या करेगा? पहले तो क्या कर रहा था? ये मोर स्टेबल की साइड जा रहा था, मतलब लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश कर रहा था। क्या करेगा? राइट से लेफ्ट जाने की कोशिश करेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका? ऑक्सीजन, देन कार्बन, उसके बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। ये ऑर्डर किसका आ गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है। तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ लिया है। आपको क्वेश्चंस आपको खुद को प्रैक्टिस निकालने पड़ेंगे। मैंने इस क्लास के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो जो नीट में क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के, मैंने सारा सब कुछ लिया है। मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं रख रहा, आपको क्वेश्चन निकालने हैं खुद को। अगर आप क्वेश्चन निकालोगे तो आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे इस वाले टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो करते हैं आज की क्लास खत्म। थैंक यू।